Hello, good morning, children. Today we'll study class 7 geography, chapter 1 environment. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट डू मीन बाय एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। वट एवर वेर एवर जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है उसे हम क्या कहते हैं, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स इज नोन एज एनवायरनमेंट। और हमने देखा कि किस तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हमने देखा, और हमने पढ़ा बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, हमने ह्यूमन मेड के बारे में पढ़ा, और नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बायोस्फीयर क्या होता है, नैरो जोन, a narrow zone of the earth where land, water and air interact, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर क्या है, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं। उस वही एरिया क्या है, वहाँ वहीं पर लाइफ, सपोर्ट ऑफ लाइफ है, मतलब लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ फॉर्म इज़ पॉसिबल। कहाँ? ए बायोस्फीयर में ही लाइफ फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के लिए आपके पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, इकोसिस्टम में क्या होता है कि सभी कोई, पूरे जितने लोग हैं, चाहे वो मछली बोलिए, शेर बोलिए, शार्क बोलिए, सब मिला के पूरे सिस्टम में एक साथ हैं, सबको है ना, सबके द्वारा सब मिलकर एक साथ इकोसिस्टम बनाते हैं। और जहाँ पर जैसे मुझे खाना खाना है तो मुझे क्या चाहिए, खाना खाने के लिए अनाज चाहिए, गाय को क्या चाहिए, घास चाहिए खाना खाने के लिए। और उसी तरीके से वो फिज़िकल चीज़ें है ना। और केमिकल चीज़ें में देखिए, जैसे कि मुझे ब्रीथ करना है तो मुझे सांस चाहिए, तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे वाटर चाहिए पीने के लिए, पानी, दैट इज़ अ केमिकल, है ना। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि देखिए, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन। ये कैसे सिस्टम बनता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे शेर बोलिए, मछली बोलिए, शार्क बोलिए, ह्यूमन बींग बोलिए, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर जब एक सिस्टम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, है। और इन्वायरमेंट से, जो हमारा वातावरण है जहाँ हम रहते हैं, इन्वायरमेंट, वो हमारे सराउंडिंग से वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, विद ईच अदर एंड विद द फिज़िकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। किससे, फिज़िकल और केमिकल फैक्टर जो है उसको यूज़ करता है। जैसे अभी अनाज बताया मैंने, घास बताया मैंने, वाटर बताया, ऑक्सीजन बताया। और ये जो फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स को यूज़ करता है, और इससे क्या होता है, यूज़ करने के बाद फिर एनर्जी और मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। फिर से समझिएगा इस चीज़ को। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय एन इंटरेक्शन। ये एक ऐसा सिस्टम है, कैसे बनता है, इंटरेक्शन से बनता है। किसके इंटरेक्शन से बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे के साथ, और फिज़िकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो भी फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट में, उसमें इंटरेक्शन होने से, ठीक है, ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, जहाँ वो रहते हैं, उसके इंटरेक्शन से, और इकोसिस्टम बनता है। ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और मटेरियल। और यहाँ पे एनर्जी, जब ये केमिकल और जो फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स यूज़ करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। इसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो आप इकोसिस्टम का जो डेफिनेशन है इसको बहुत अच्छे से इसको याद कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी बुक में, यहाँ देखिए, व्हाट इज़ इकोसिस्टम चल रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि एट एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी कैंप था, एन एनसीसी कैंप दैट्स रवीज क्लास वाज अटेंडिंग। रवि वही लड़का है जो क्लास स्कूल में स्टार्टिंग में आ रहा था ना, अपने याद है आपको। तो ये एक एनसीसी कैंप अटेंड करने के लिए गए हुए थे, और जैसे एक्सप्लेन व्हाट अ हैवी डाउनपोर, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इट रिमाइंड्स मी द होम
माई होम इन केरला, बोलती है मुझे तो मेरे घर केरला का याद आ रहा है, जहाँ बहुत बारिश होती थी और हर जगह क्या है, इतनी बारिश होती थी कि हर जगह ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स, हर जगह हरियाली ही हरियाली, खेत रहते थे और हर जगह कोकोनट प्लांटेशन होता था, है ना, केरला में कोकोनट प्लांटेशन होता है। तो वो उसको याद आ रहा था। और वहीं हीरा नाम का एक लड़का था, वो कहाँ से आया था, जैसलमेर मीन्स राजस्थान से। वो कहता है कि वो राजस्थान में तो बारिश ही नहीं होती है और हमें तो हर जगह कीकर का पेड़ और हर जगह रेत ही दिखाई देती है, सैंड दिखाई देता है, कहता है रेत दिखाई देती है, और जहाँ तक हमारी आंखें जाती हैं हमको सिर्फ वही दिखाई देता है और हमको वहाँ पर कैमल दिखाई देता है। बिल्कुल सही। जहाँ पर केरला में एक तरफ देखो पूरी हरियाली दिख रही है, वहीं राजस्थान में पूरा एकदम रेगिस्तान दिख रहा है, बालू ही बालू दिख रहा है, सैंड दिख रहा है उनको, और वहाँ पे कैमल दिखाई देता है। तो हीरा कहती है कि हीरा जो है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विज़िट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक। और ऐसा नहीं कि कैमल ही सिर्फ दिखाई देता है डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे स्नेक, लिजर्ड्स और बहुत सारी इंसेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। तो रवि सोच लेता है, वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशंस एंड द वे दे लिव वेरी फ्रॉम ईच अदर। और रवि वो सोचता है कि देखो हर जगह का वेजिटेशन, जहाँ पर एनिमल्स रह रहे हैं वहाँ का एनिमल्स, वेजिटेशंस और वे पीपल लिव, जैसे लोग रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह का वेरी होता है। जैसे देखिए अब कैमल जो है वो रेगिस्तान में मिलता है हमको, यदि हम कैमल को लेकर जाएं और कैमल को हम बोल दें कि अंटार्कटिका में रहो, जहाँ पर अंटार्कटिका है, कोल्ड एरिया है, वहाँ पे रहो, तो क्या कैमल सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वहीं हम पोलर बियर है, पोलर बियर कैसी जगह पे रहता है? ठंडी जगह पे रहता है। तो यदि हम पोलर बियर को डेजर्ट एरिया में भेज दें, राजस्थान एरिया में भेज दें, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर्वाइव। क्यों? क्योंकि उसको वो ठंडी जगह में रहता है। और कैमल जो है उसकी बॉडी फीचर्स, उसका इस तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर पाता है ना। तो ये रीज़न है कि सबका अलग अलग बॉडी फीचर्स है, सबको अलग अलग रहन सहन का तरीका होता है। तो रवि सोच में वही पड़ गया कि जो एनिमल्स हैं, क्या वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशंस एंड जो लोगों के रहने का तरीका है वो हर जगह अलग अलग क्यों है, कैसे है, रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं ऐसा करके। तो देखो टीचर क्या समझाती है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो किस पे डिपेंड रहते हैं? उस एरिया पे जहाँ पे वो और मतलब रहते हैं, अपने जो सराउंडिंग्स है जहाँ पे वो रहते हैं उस पर वो डिपेंड रहते हैं। डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, जहाँ पर वो रहते हैं उस पर वो डिपेंड रहते हैं। जैसे कि मैंने वही बताया कि कैमल कैसे कहाँ रहता है भाई, रेगिस्तान में उसको रहने की आदत है। पोलर बियर को ठंडे प्रदेश में रहने की आदत है। ऑफन दे आर ऑल्सो interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. अब ecosystem कैसे बनता है? वो relation जो this relation between living organism as well as the relation between the organism, जो living things हैं और जो organism है और जो उनके surroundings है, उनके बीच में जो relation है, ये पूरा एक साथ क्या मिलकर बनाता है? फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये पूरे चीज़ें मिलकर बनाती है इकोसिस्टम। क्या? रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो रिलेशन है और रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनका जो सराउंडिंग्स है उसके बीच में जो रिलेशन है, ये पूरा मिला के बनाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कैसा है? देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज, जैसे एक रेन फॉरेस्ट एरिया, कोई रेन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर खूब बारिश होती है, जंगल है, तो वहाँ का इकोसिस्टम वहाँ के हिसाब से बन जाएगा। ग्रासलैंड है जहाँ पर घास है बहुत सारी, तो वहाँ का इकोसिस्टम उसके हिसाब से है। डेजर्ट का इकोसिस्टम अपना डेजर्ट के तरीके से है। माउंटेन का अपना इकोसिस्टम है। उसी तरीके से लेक है, लेक, अब लेक में कोई जानवर है या कुछ है तो उसको तुम बोलो कि तुम जाके समुद्र में रहो, तो क्या पॉसिबल है? वेल है, कुआं में है, तो फ्रॉग क्या है, कुआं में ही रहता है। अब उसको हम जाके ओशन वगैरह में छोड़ दें तो कैसे होगा? नहीं होगा ना।
रिवर है, ओशन है, इवन अ स्मॉल छोटा सा पाउंड है, उसका भी एक अपना इकोसिस्टम होता है। हम यहाँ पे जो जानवर है उसको उसके दूसरी जगह पे डाल देंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये होता है इकोसिस्टम। फिर से एक बार इसका डेफिनेशन को हम अच्छे से डील कर लेते हैं। It is a system formed by an interaction of all living organism with each other। मैंने क्या बताया, एक सिस्टम फॉर्म होता है किसका, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं। किससे, इन्वायरमेंट के साथ, किसके साथ, इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। और फिज़िकल और केमिकल फैक्टर वो यूज़ करते हैं, और उसके साथ जब वो यूज़ करते हैं फिज़िकल और केमिकल फैक्टर्स, तो क्या होता है, एनर्जी और मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये है इकोसिस्टम। तो इसकी डेफिनेशंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने बता दिया आपको। अब हमने देखा कि ऑल द जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अपने और इनका जो रिलेशंस बिटवीन है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग्स का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट्स क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ वो रहते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से जैसे उनकी ज़रूरत है उसको वो क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई मीन्स चेंज करते हैं उसको। चेंज कैसे, हम इसको दो रूप में देख सकते हैं, जैसे एक अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं और मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं। जो आदि मानव थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उनको क्या था, वो कहाँ रहते थे, उनके पास घर नहीं थे, वो जंगलों में रहा करते थे। यदि उनको भूख लगी तो वो क्या करते थे, तुरंत शिकार करते थे, कोई जानवर जा रहा है उसको शिकार करते थे और उसको खा लेते थे। और या जो कंद मूल जो मिलता था पेड़ पौधे से डायरेक्ट, वो उसको खाते थे, है ना। और वो एक जगह रहते भी नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल ही करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे खाना या किसी चीज़ की खोज में। लेकिन अब जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स आ गए हैं, इनको क्या है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। बिल्कुल, इनके पास स्किल आया, इन्होंने बहुत सी चीज़, जब इन्होंने आग का आविष्कार किया, फायर का डिस्कवरी हुआ, तो उस समय इन्होंने क्या किया, जब पहले वो कच्चा जानवरों को मारते थे और कच्चा खा लेते थे, है ना। लेकिन जब उनको आग का आविष्कार हो गया, डिस्कवरी कर ली उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, अब उस जानवर को मार कर वो पका कर खाने लगे, है ना। देखो कितना चेंजेस आया, वो उसको पका के खाने लगे। अब दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। मैंने बताया अर्ली ह्यूमन बींग्स बहुत सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी जो भी इन्वायरमेंट से, जो नेचर के आसपास रहता था, उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करते थे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, टाइम्स नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड, और ह्यूमन लर्न्स न्यू वे ऑफ थिंग। जो ह्यूमन बींग्स थे वो बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने न्यू चीज़ें सीखी, चेंज, और उस तरीके से क्या है, चेंज इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। जैसे पहले आदि मानव, मैंने बताया कि वो कुछ नहीं जानते थे, वो एक जगह रहते नहीं थे, शिकार करते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने अनाज के बारे में जाना, जब उन्होंने अनाज ग्रो करना सीखा कि हम क्रॉप्स को लगा सकते हैं, तो उन्होंने क्रॉप्स, अनाज उगाया। फिर उन्होंने उसके साथ जब अनाज को पालने लगे तो उन्होंने साथ में अनाज उगाने लगे। फिर उन्होंने इसके साथ क्या सीखा, जानवरों को पालना सीखा, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, इन्होंने जानवरों को पाला। और उसके साथ फिर जब उन्होंने खेती करनी शुरू कर दिया, तब उनको लगा जब हम खेती कर रहे हैं तो इसकी देखभाल के लिए हमको एक जगह रहना भी तो पड़ेगा। तो इसके साथ जब उन्होंने खेती शुरू की, तब उन्होंने वहाँ पर रहना भी सीखा, एक सेटलमेंट भी सीखा उन्होंने कि ये एक जगह हमको रहना होगा। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। अब क्या हुआ, चक्के का आविष्कार हुआ, चक्का उन्होंने खोजा, इन्वेंट किया उसको। तो अब इसके साथ क्या हुआ, पहले वो लोग अपनी पीठ के ऊपर सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लाद कर। फिर उन्होंने जानवरों के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह, फिर अब उन्होंने गाड़ियाँ शुरू कर दी, है ना, बुलक कार्ट वगैरह शुरू हुआ। अब इसके साथ क्या हुआ, अब जब उन्होंने ये सब सीखा तो अब उन्होंने देखा कि अनाज को हम लोग को क्या है, सरप्लस उगाना पड़ेगा, ज़्यादा अनाज चाहिए।
ताकि इस सीज़न में अनाज चले, हो सकता है कि अगले साल के लिए भी हमको अनाज रखना पड़े। तो उन्होंने सरप्लस फूड प्रोड्यूस करना सीखा ताकि हमको ज़रूरत के समय काम आए। और इसके बाद उन्होंने बार्टर सिस्टम मर्ज हो गया, एक जगह से लेन देन शुरू किया लोगों ने अनाज के बदले। जैसे तुमको अनाज चाहिए, तुमको चावल है लेकिन मेरे पास तो गेहूँ है, तो अब मुझे चावल भी चाहिए, तुमको गेहूँ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपस में वो चीज़ों को एक्सचेंज कर लेंगे। दैट इज़ अ बार्टर सिस्टम, है ना, सामान के बदले में सामान लेना। तो ये बार्टर सिस्टम हुआ। फिर व्यापार शुरू हो गया धीरे धीरे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रीज़ बन गई, इंडस्ट्रीज़ आ गया, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा। आज देखो सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी। आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हो गया, लोग एक जगह से माल दूसरे जगह पहुंचा भी सकते हैं, है ना, बहुत फास्टर हो गया। पहले तो भाई अपने ऊपर पीठ में एक जगह से दूसरे, फिर फिर गधे पे और घोड़े पे ले जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ट्रक्स आ गई बड़ी बड़ी, एक जगह से दूसरी जगह सामान हम ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया हमारा। और जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, जानकारी लोगों के पास अब पहुंचने लग गई, अब कम्युनिकेशन ईजियर हो गया है ना। जैसे ही टेक्नोलॉजी का एडवांस हुआ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब बढ़ी तो लोगों का कम्युनिकेशन जो हो गया वो ईजियर हो गया, एक दूसरे से बात करना आसान हो गया लोगों के लिए। और पूरी दुनिया, आज हम देखो कहीं पर भी बैठे हो, पूरी दुनिया की खबर हमको मिल जाती है। आज हम किसी कोने में भी बैठे और कहीं पर भी दूसरा व्यक्ति बैठा, हम उससे आसानी से बात कर सकते हैं ना। तो ये सारे चेंजेस आ गए। आपने कभी सोचा है कि मतलब कि क्यों हम जूसी फ्रूट्स हैं जो हम समर में खाते हैं और पीनट्स हमको विंटर में? तो एक वातावरण के हिसाब से ही चीज़ों को खाया जाता है ना, कि हमको समर में बॉडी में पानी की कमी ना हो, इसलिए हम जूसी फ्रूट्स खाते हैं। और ठंड में क्या है, हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें जो हमको बॉडी को गर्माहट दे ठंड के समय में, तो हम रोस्टेड पीनट्स खाते हैं। और इसके क्या है, ए परफेक्ट जो आपका जो बैलेंस है, ए परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक बैलेंस होना चाहिए किसमें, एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो बना हुआ है और ह्यूमन के बनाया हुआ इन्वायरमेंट, इसमें क्या है, एक बैलेंस बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज देखो, आज इंसानों ने जंगल काट दिए, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, लेकिन हमको इतना भी जंगल्स को काट नहीं देना है, पेड़ पौधों को काटना नहीं है कि क्या हो के पूरी पृथ्वी में तहस नहस हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ऐसी स्थिति नहीं लाने देना चाहिए। क्या है कि हमारा सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए। तो एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, एक नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? और ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, इनको ये सीखना होगा कि हाँ, जो इन्वायरमेंट है इसके साथ हम पीसफुल तरीके से इसको यूज़ करें, ना कि इसको डिस्ट्रक्ट करें या ना इसको डिस्ट्रॉय करें, है ना। यदि हम जंगल ही काटते जाएंगे तो हमको कल को ऑक्सीजन वगैरह कहाँ से मिलेगा? पेड़ नहीं, आज आपने काटा जंगल, लेकिन आपको पेड़ भी तो लगाने होंगे ना। यदि आप पेड़ नहीं लगाएंगे और सिर्फ जंगल काटते जाएंगे, पेड़ पौधे काटते जाएंगे, तो हमारा तो ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो इस तरीके से रहना है कि ह्यूमन बीइंग को ये लर्न करना होगा कि जो लाइफ है, यदि हम जीना चाहते हैं, टू लर्न लिव एंड देयर यूज़ देयर इन्वायरमेंट। जो यूज़ कर रहे हैं हम इन्वायरमेंट की चीज़ों का या इन्वायरमेंट को, तो उसको बहुत ही पीसफुल या हारमोनियस वे से हम उसको यूज़ करें। तो ये था बार्टर सिस्टम, भी मैंने बताया क्या होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मैंने बताया था, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। यहाँ पर सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता है ना, पैसे। जैसे आज तो मुझे मुझे चावल चाहिए तो जाके मैं दुकान में पैसे देती हूँ और मुझे चावल मिल जाएगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ही होता था, गुड्स के बदले में गुड्स मिलता था। वही मैंने बताया कि मुझे वीट है, मेरे पास वीट है, आपके पास राइस है, लेकिन मुझे राइस की भी ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, वीट आपको दूँगी और राइस आपसे ले लूँगी। तो यहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ अ बार्टर सिस्टम। ये याद रखना होगा आपको, बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये आ सकता है ना, एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सबसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, दैट इज़ 5 जून। एवरी ईयर 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना।
तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को। क्लियर? अब ये देखिए एक्सरसाइज दिया हुआ है आपका, तो चलिए हम इसमें से ऑब्जेक्टिव टिक करते हैं, क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में करा देंगे। अब बताइएगा फर्स्ट वाला, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम नेचुरल नहीं? देखो डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट का अपना नेचुरल इकोसिस्टम है, बट एक्वेरियम ये मैन मेड है ना, एक्वेरियम। तो यहाँ बी में क्या टिक, इसमें क्या टिक करेंगे आप? बी का आंसर टिक करेंगे, ठीक है, बी। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, कौन सा ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है? हमने पढ़ा था उसमें रिलीजन, कम्युनिटी, एजुकेशनल, है ना, ये सब पढ़ा था। तो लैंड नहीं है, ठीक है, लैंड कहाँ चला गया? नेचुरल में, ठीक है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इसमें से ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है? माउंटेन में नहीं बनाया, सी नहीं बनाया, तो क्या है? रोड है, ठीक है। विच इज़ द थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, तो थ्रेट टू द एनवायरनमेंट हम क्या कर रहे हैं? ग्रोइंग प्लांट, वे बहुत अच्छी बात है, ग्रोइंग पॉपुलेशन ये थ्रेट है ना, और ग्रोइंग क्रॉप्स ये भी थ्रेट नहीं है, ठीक है। अब मैचिट देखिए, बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? मैंने बताया था बायोस्फीयर क्या है? ए नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। ये बायोस्फीयर वाला क्या है? ई वाला है, ई वाला आ जाएगा। फर्स्ट का क्या होगा? ई। ए नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, जहाँ पर लैंड वाटर और एयर इंटरेक्ट करता है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर कौन सी जगह होती है? जहाँ पर हवा होती है, तो क्या है? ये फर्स्ट वाला है। और ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर मैंने बताया था पानी की जगह, डोमेन ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा? बी वाला आ जाएगा, डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरनमेंट क्या है? ये पूरा एनवायरनमेंट क्या है? जो है हमारा, देखिएगा यहाँ, देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये वाला देखिए, ये देखिए क्लियर देखिएगा। बायोस्फीयर का क्या होगा? देखिए यहाँ से देखिए, बायोस्फीयर का जो ये ई वाला है, नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर इंटरसेक्ट। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ होता है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? डोमेन ऑफ द अर्थ। एनवायरनमेंट क्या है? अवर सराउंडिंग्स, है ना, हमने कहा था वट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग इज नोन एज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है? अवर सराउंडिंग्स। क्लियर? तो ये था ये चैप्टर आपका, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपने बुक को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा।